I welcome all of you from the core of my heart in the new video of composition series। हम पहले भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। पहले इन चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है, उसके बाद ये चीज़ें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, आज हमें डिस्कस करना है ओवर, अंडर, एबव और बिलो एक साथ, ठीक है ना। अब इनके क्या इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, पहले आप इसको इत्मीनान से समझ लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आसानी होगी, ठीक है ना। देखिए, ओवर का मतलब होता है हायर देन, अंडर का मतलब होता है लोअर देन, ठीक है। ओवर मीन्स हायर देन, अंडर मीन्स लोअर देन, मतलब ये किसी चीज से ऊपर होना, ये ओवर है। अंडर का मतलब किसी चीज से नीचे होना, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें तो एबव का मतलब भी हायर देन है, बिलो का मतलब लोअर देन है। अंडर और बिलो इस लिहाज से देखिएगा, अंडर और बिलो और ओवर और एबव ये दोनों एक जैसे हैं, मीनिंग एक जैसा कन्वे कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, आगे भी देखना होगा, क्योंकि ओवर और अंडर का इस्तेमाल आप वहां कर पाओगे जो चीज ऊपर या नीचे एग्जिस्ट करती है, किस पर, वर्टिकल एक्सेस पर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। वर्टिकल एक्सेस पे जो चीजें ऊपर या नीचे होंगी उसके लिए आप ओवर अंडर का इस्तेमाल करना। अच्छा, मोशन के साथ, गति के साथ अगर कोई व्यक्ति ऊपर या कोई नीचे आया है, उसके बाद उसके साथ भी आप ओवर अंडर का इस्तेमाल करोगे। कवर, कोई चीज नीचे रखी हुई है, उसको अगर पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, ढक लिया गया है, इस कंडीशन में भी आपको ओवर अंडर का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। मोर और लेस देन एक फिगर दे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इससे कम या इससे ज्यादा का सेंस अगर निकालना होगा तो भी आपको प्रयोग करना होगा किसका, ओवर और अंडर का। ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं एबव और बिलो की। एबव का मतलब हायर देन, बिलो का मतलब लोअर देन। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब आप किसी स्टैंडर्ड की बात करोगे। स्टैंडर्ड का मतलब मानक, मानक का मतलब कोई स्केल मान लीजिए जिसमें अगर ऊपर की स्थिति दिखानी है तो आप रखेंगे एबव, नीचे की स्थिति दिखानी है वो रखेंगे आप बिलो। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसके अलावा सीक्वेंस की बात करेगा। सीक्वेंस का मतलब यहाँ एक चीज है, उसके ऊपर एक चीज, उसके ऊपर एक चीज, तो ये जो एक लाइन से सीक्वेंस जा रहा है ना, इसके लिए भी इस्तेमाल करोगे किसका, एबव और बिलो का। बात समझ में आ गई इतनी से। अब अगर ये चीजें आप समझ गए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक चीज देखना, अब हम कह रहे हैं द सन इज आवर हेड्स। अब आपको पता है कि नीचे इंसानियत रहती है पूरी और सन जो है आसमान में है, तो ये सन हमारे हेड से वर्टिकल एक्सेस पे जो है एग्जिस्ट करता है। तो सन हमसे ऊपर ही, जब ऊपर है तो आप लोअर देन का मीनिंग निकालोगे कि हायर देन का, हायर देन का। अब यहां पे रखोगे क्या, ओवर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब कह रहा है द वाटर लेवल इज द डेंजर पॉइंट। वाटर लेवल जो है, पानी का स्तर जो है वो डेंजर पॉइंट से कनेक्ट करना है। अगर तुम देखे हो अच्छे से, गंगा का जो पुल है उसके नीचे एक स्केल बना हुआ है, स्केल बना हुआ है, ये मान लो मानक है एक, और ये सब स्केल बना हुआ है। मान लो ये है डेंजर पॉइंट, ठीक है। तो इसके ऊपर जब जाओगे तो आपको क्या रखना, देखो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड तो स्केल को ही बोलते हैं। तो इसके ऊपर अगर जाओगे तो रखना पड़ेगा एबव, इसके नीचे अगर आओगे रखना पड़ेगा क्या, बिलो। तो यहां पर पॉसिबिलिटी दोनों है। अगर आप यहां लिख देते हो द वाटर लेवल इज एबव द डेंजर पॉइंट, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि पानी का जो स्तर है वो इस डेंजर पॉइंट से ऊपर जा चुका है, क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर यहां पे तुम एक काम करो, अगर लिख दो द वाटर लेवल इज बिलो द डेंजर पॉइंट, तो इसका मतलब पानी का जो लेवल है वो अभी इस डेंजर पॉइंट तक पहुंचा नहीं है, बल्कि वो इसके क्या है, नीचे ही है। तो ये जहां कहीं भी स्टैंडर्ड दिखाना होगा, स्केल दिखाना होगा, वहां आप क्या करोगे, एबव और बिलो का सेंस निकालना होगा, ठीक है ना। अब एक यहां देखो, द क्लिफ हंग डैश द सी। क्लिफ का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्लिफ क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। नीचे जमीन है, ऊपर जो पहाड़ होती है, पहाड़ का कभी कभी देखे होंगे कोई चट्टान निकला सा होता है, पहाड़ से ही चट्टान कोई निकला होता है, तो जमीन से तो वो पहाड़ ऊंचाई पर वर्टिकल एक्सेस पे ही एग्जिस्ट करेगा ना। और जाहिर है
कि क्लिफ जो है वो चट्टान का टुकड़ा जो जमीन की ओर इस तरह से निकला होता है, ये हमेशा वर्टिकल एक्सेस पे ही होगा, जमीन से तो ऊपर ही होगा। तो जब ऊपर होगा वर्टिकल एक्सेस पे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, हायर देन, लोअर देन। लोअर देन का इस्तेमाल तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, एकमात्र ऑप्शन क्या बचा, हायर देन का। तो अब हायर देन है तो ओवर रखना पड़ेगा यहाँ पे, ओवर द सी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, दिस प्लेस इज 300 मीटर्स डैश द सी। अब यहाँ एक चीज समझना, जमीन की जो ऊंचाई है, जमीन की जो ऊंचाई है आपको पता है सी लेवल से मापा जाता है। सी लेवल से मापने के पीछे वजह यह है कि दुनिया में जितने भी वाटर बॉडी हैं, सी लेवल की बात कर रहा हूं, वो हमेशा जो है इवन ही होंगे, ठीक है, क्योंकि दुनिया में जहां कहीं भी सी है वो हमेशा उसका पानी का लेवल तो एक जैसा होगा। जमीन से आप ऊंचाई इसलिए नहीं माप सकते क्योंकि जमीन कहीं कहीं ऊंची है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा नीची होती है। अब यहाँ से मापे, यहाँ से मापे, यहाँ से मापे, दिक्कत होती है, इसलिए वाटर सी लेवल से ही जो है सब कुछ मापा जाता है। तो अब एक बात बताओ, तुम अगर सी लेवल से तुम कोई चीज माप रहे हो तो ये तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड है ना, ये वर्टिकल एक्सेस की बात तो कर नहीं रहे हो। अब सी लेवल जो है ये एक स्केल है, अब आपको ये दिखाना है कि कोई प्लेस जो है इससे ऊपर है या इससे नीचे है। तो अब तुम कौन सा मीनिंग एग्जिस्ट कराओगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड में क्या है, अबव और बिलो। अगर तुम यहाँ पे अबव लिख देते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि समुद्र तल से इस जमीन की ऊंचाई जो है 300 मीटर ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम बिलो रख दोगे, अगर तुम यहाँ बिलो रख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी लेवल से 300 मीटर नीचे ही जो है इस जमीन एग्जिस्ट करती है। तो जहां कहीं भी स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना होगा, स्केल दिखाना होगा, ऐसे कंडीशन में अबव बिलो का इस्तेमाल करना। अब एक चीज देखो, योर परफॉर्मेंस वाज, आपका प्रदर्शन था, ठीक है, माई एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीदें। तो इसका मतलब आपको नहीं लगता यहां कि आप किसी मेंटल स्केल की बात कर रहे हो। मेंटल स्केल, मेंटल स्केल का मतलब यह है कि आपने सोचा था, उम्मीद किया था कि परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा करेगा। तो क्या है, ये एक मानक है ना आपका, एक मेंटल स्टैंडर्ड है ना। आपने उम्मीद किया था मानसिक रूप से कि हम इतना अच्छा प्रदर्शन देखेंगे, और मान लो कोई एक्टर आया, उतना अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाया, तो जितना आप उम्मीद किए थे अपने ब्रेन में, उससे आपकी उम्मीदें कम रह गई ना। तो जिस स्केल पे आपने उम्मीद की थी उस स्केल से आपकी उम्मीद नीचे रह गई। तो यहां भी आप कहीं ना कहीं देखोगे तो मेंटल स्टैंडर्ड की ही बात की जा रही है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक स्केल लेके बैठ गए और माप रहे हैं कौन ऊपर है कौन नीचे है। कई तरह के स्टैंडर्ड हो सकते हैं। आपकी उम्मीदों का भी एक स्टैंडर्ड है। आप दिन रात मेहनत करते हो, आपके अंदर एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक उम्मीद होती है ना कि चलो हम यहाँ इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। आप जब उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हो तो क्या कहते हो कि आप अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए, जितना उम्मीद किए थे उससे कम रह गए। एक तरह का स्टैंडर्ड ही तो है ये, ठीक है, मेंटल स्टैंडर्ड है, सोच से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ भी स्टैंडर्ड की बात अगर करनी है तो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन है, अबव और बिलो। अगर तुम यहाँ पे अबव रखते हो तो इसका मतलब जितना तुमने उम्मीद किया था उससे कहीं ज्यादा जो है बेहतरीन प्रदर्शन देखा तुमने, क्योंकि अबव का मतलब क्या है, हायर देन। जितनी उम्मीद है तुम्हारी उससे हायर देन का सेंस निकलेगा। लेकिन अगर यहां बिलो कर दो, इसका मतलब जितना तुम्हारा उम्मीद था, जितनी तुम्हारी उम्मीद थी कि इतना हम देखेंगे, इतना बेहतरीन प्रदर्शन देखने जा रहे हैं, उससे कम ही देखा तुमने। यानी कि उम्मीद से अगर कम देखा आपने तो बिलो, लोअर देन, ठीक है। अगर उम्मीद से ज्यादा देखा तो इसका मतलब हायर देन, अबव। तो जहां कहीं चाहे मेंटल स्टैंडर्ड हो, चाहे सिंपल मापक का स्टैंडर्ड हो, हर जगह आपको अबव और बिलो का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब यहां देखो, मिस्टर शर्मा लिव्स, मिस्टर शर्मा रहते हैं ऑन द फ्लोर, मंजिल पर, ठीक है, माइन, मेरी मंजिल के ऊपर या नीचे, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, एक बिल्डिंग जो होती है, एक बिल्डिंग जो होती है वो इसी जैसा होगा ना, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। ये पहला तल्ला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि यहाँ एक तल्ला हो गया इसके बाद हवा में लटक रहा है अगला तल्ला, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है, एक के बाद दूसरा तल्ला, दूसरे के बाद तीसरा तल्ला, ये सब। तो सीक्वेंस आपको यहाँ रेफर करना है ना। तो सीक्वेंस का प्रेपोजिशन क्या है, देखो
एबव और बिलो। मतलब यहाँ की एक बार फिर से आप ऑप्शन एबव या बिलो दे सकते हैं। अगर यहाँ पे रख देते हो एबव माइन, तो इसका मतलब वो जो मिस्टर शर्मा है वो आपसे ऊपरी तल्ले पे रहते हैं, ठीक है। और अगर इसी एबव को हटा के आप यहाँ पे रख लो बिलो, इसका मतलब कि मिस्टर शर्मा जो है आपसे निचले तल्ले पे रहते हैं। ये जहां कहीं भी सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा, सीक्वेंस वाली प्रेपोजिशन जो है अबव बिलो होती है। इस चीज को आप ध्यान से रखना। अब एक सेंटेंस है, देयर वॉज ए ब्रिज, एक ब्रिज था। ब्रिज का मतलब समझते हो, ए मीन्स दैट कनेक्ट्स बोथ एंड्स ऑफ द रिवर, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, ये हो गई हमारी रिवर, ठीक है, थोड़ा सा बेकार बनता है, अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं मैं। ये हो गई इसके ऊपर ब्रिज, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो रिवर का लेवल है वो तो नीचे होगा, उस नदी के ऊपर ना ब्रिज होगा, तो नदी के लेवल को मिला लो और ऊपर के ब्रिज को मिला लो, ये वर्टिकल एक्सिस पे एग्जिस्ट करेंगे ना। तो वर्टिकल एक्सिस पे एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, ओवर। अब यहाँ पे आप रखोगे क्या, ओवर। क्या यहाँ अंडर रखा जा सकता है, क्योंकि जो ब्रिज होगा वो नदी से नीचे कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए अंडर का ऑप्शन वहां से खत्म हो जाएगा, सिर्फ ओवर ही रख पाओगे। इन चीजों को ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। अब यहां देखो, देयर इज ए कैट, देयर इज ए कैट द टेबल। अब एक बात बताओ, टेबल जो है मान लो ये एक स्थिति मैं यहां क्रिएट कर रहा हूं, ये हो गई आपकी टेबल, ठीक है ना। चलो ये हो गई टेबल आपकी। अब मैं कह रहा हूं कि एक बिल्ली है, तो अब ये टेबल का जो सरफेस है इसके नीचे ही बिल्ली हो सकती है ना, कि इसके ऊपर बिल्ली होगी, ऊपर बिल्ली हो सकती है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है। तब अब एक चीज यहां से समझ लेना अच्छे से, अगर तुम ये दिखाना चाहते हो कि इस टेबल के नीचे बिल्ली थी, तो जाहिर है टेबल का जो ऊपरी स्तर है ये इससे वर्टिकल एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगी, तो बिल्ली की पोजीशन नीचे होगी ना। तो बिल्ली की पोजीशन जब नीचे होगी तो अब तुम क्या रखोगे, ओवर की अंडर, अंडर रखना पड़ेगा। अब यहां रखोगे क्या, अंडर। लेकिन अब हम सोचना चाहते हैं ये कि ओवर रख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ओवर रखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि टेबल का जो ऊपरी सरफेस है इससे वर्टिकल एक्सेस पे कोई बिल्ली जो है एग्जिस्ट करे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि टेबल के ऊपरी स्तर पर वर्टिकल एक्सेस पे बिल्ली हो ऊपर में, ऐसा कभी हो सकता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर सूर्य है, ठीक है, तो वो तो वर्टिकल एक्सेस पे, बीच में गैप है, तो टेबल अगर हम इसको मान लेते हैं, अगर ये टेबल है तो क्या इसके ऊपर बिल्ली ऐसे झूलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि अब यहाँ ओवर का ऑप्शन जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर बकवास मीनिंग निकालना हो तो अब अगर थेथोलॉजी बताना हो तो आप ये कह सकते हैं कि चलो बिल्ली को पंखे में टांग दो, नीचे टेबल रख दो, बिल्ली लटक जाएगी टेबल पे, ये वर्टिकल एक्सेस हो सकता है। ये सब जो है बकवास मीनिंग होती है, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात और, मान लो हमें ये दिखाना है कि बिल्ली जो है वो इस टेबल के ऊपरी सरफेस पे है, बैठी हुई है, तो अब यहाँ चुपचाप जो है ऑन का इस्तेमाल करोगे। क्यों ऑन का इस्तेमाल इसलिए कर पाओगे क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जिसका लोड, जिसका वेट किसी प्लेन सरफेस पे पड़ रहा है, तो वेट जो रिलीज होता है ना, इसकी प्रेपोजिशन ऑन होती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अंडर या ऑन, ये दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब जरा देखो, द कैट जंप्ड, बिल्ली ने जंप किया द टेबल। अब एक बात समझना, जंप, मान लो बिल्ली नीचे है, जंप करके ऊपर टेबल पे पहुंची, तो जंप अगर कर रही है तो इसका मतलब उसमें मोशन होगा, दिख रहा है। मोशन जो है वो मोशन की प्रपोजिशन क्या होगी, ओवर या अंडर। तो बिल्ली अगर जंप करेगी तो ऊपर ही करेगी, नीचे अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो ऊपर ही करेगी ना। इसका मतलब अब अंडर रख पाओगे कि ओवर, ओवर ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम ओवर रख पाओगे। कुल मिलाकर आप यूं समझ लो, जो मीनिंग यहाँ दिया हुआ है वो बड़ा ही खास है, इसको अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस में ले आएंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस और हैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, जो कुछ चीजें बची हुई हैं इसमें, उन चीजों को और जरा ध्यान से समझते हैं, चीजों को और अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कीजिए। देखिए, द गर्ल पुट ए शीट, लड़की ने रख दिया एक चादर। द स्लीपिंग बेबी,
सोता हुआ बच्चा था, सोया हुआ बच्चा था। अब बताओ जो सोया हुआ बच्चा है उसके नीचे तो चादर कोई रखेगा नहीं, ठीक है। चादर जब भी रखा जाएगा उसके ऊपर ही रखा जाएगा। अब एक बात बताओ, जब बच्चा सोया है उसके ऊपर हम चादर रखेंगे तो उस बच्चे को पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा कि नहीं? तो जब पूरी तरह से कवर कर ही दोगे तो कवर की प्रेपोजिशन क्या होगी? ओवर या अंडर, ठीक है ना। अब एक चीज और है, अंडर तो रखोगे नहीं, क्योंकि अंडर रखोगे तो इसका मतलब बच्चा यहाँ चादर यहाँ, कोई फायदा इसका नहीं है। सोता हुआ बच्चा को अगर उसके नीचे चादर रखने की कोशिश करो वो जग जाएगा। अब अगर ऐसा करोगे तो वो स्लीपिंग में भी रखना नहीं पड़ेगा तुमको यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब साफ है कि कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि बच्चे के ऊपर चादर रखनी है, बच्चा तो कवर हो जाएगा पूरी तरह से। ऊपर चादर रखना है तो हायर देन निकालोगे कि लोअर देन? हायर देन। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ओवर द स्लीपिंग बेबी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, द बॉय लेट द की, बच्चे ने क्या किया? रख दिया किसको? चाबी को। बच्चे ने चाबी रख दिया डैश पिल्लो। अब दो मीनिंग यहाँ है, दो मीनिंग यहाँ समझना। अगर इस चाबी को तकिए के नीचे रखा जाएगा, अगर इस चाबी को तकिए के नीचे रखा जाएगा तो चाबी तो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करोगे? पिल्लो जो है ऊपर हो जाएगा तो इसका मतलब चाबी तो कवर हो जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ क्या करोगे? अंडर रखना पड़ेगा। अंडर द पिल्लो का मतलब कि तकिए के नीचे, वो पूरी तरह से ढक गया, ठीक है ना। एक मीनिंग और है, मान लो उस चाबी को तकिए के ऊपर रखो, तो तकिए के ऊपर चाबी रखोगे तो तकिया तो ढक नहीं पाएगा पूरी तरह से, ये कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरा हो गया। इसका मतलब तकिए का सरफेस ये हो गया, चाबी इस पे आप यूं रखेंगे तो चाबी का जो वेट है वो तकिए पर पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले बताया था कि इस कंडीशन में आपके पास द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू यूज अ प्रेपोजिशन दैट इज ऑन, ठीक है ना। अब यहां रखोगे क्या? ऑन। अब यहां देखो, द मैन लेट द पिल्लो, आदमी ने रख दिया तकिए को, द की। अब अंडर द की तो यहां रख नहीं पाओगे, क्योंकि तकिए को चाबी के अंडर रखने का मतलब है कि वो चाबी जो है तकिए को पूरी तरह से कवर कर ले। कितना बड़ा चाबी था कि जो तकिए को कवर कर लिया हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने पिल्लो रखा होगा किसके ऊपर? चाबी के ऊपर। तो इसका मतलब चाबी ढक गया होगा पूरी तरह से ना, तो तकिया जो है ऊपर ले जाएगा। तो तकिया जब ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या? हायर देन कि लोअर देन? हायर देन। अब ओवर रखना पड़ेगा। अब यहां क्या रखना पड़ेगा? ओवर द की। ओवर द की का मतलब है कि अब ये की जो है ढक गया पूरी तरह से, कवर की प्रेपोजिशन हो गई, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अब यहां देखो, द गर्ल वॉज सिटिंग, द गर्ल वॉज सिटिंग, लड़की बैठी हुई थी, ठीक है ना, द शेड ऑफ द ट्री, द शेड ऑफ द ट्री। अब एक बात समझना, एक चीज अच्छे से समझ लेना। मान लो ये हो गया पेड़, बरगद का पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ हो गया। अब कह रहा है कि लड़की जो है इसकी छाया में बैठी है, तो छाया कहां बनेगी? नीचे बनेगी ना, छाया तो नीचे बनेगी। अगर ये छाया है तो क्या है, हम मान सकते हैं कि ये वर्टिकल एक्सेस पे है? छाया वर्टिकल एक्सेस पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन है नहीं। आप यहाँ देखोगे क्या कि पेड़, मान लो पेड़ का घनत्व ये ऊपर है, उसके नीचे जो इसकी छाया बनी हुई है ये एक पूरे एरिया की बात कर रही है। कल भी बताया था मैंने कि नदी जो है वो पूरा एरिया है। किसी एरिया में अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो एरिया की प्रेपोजिशन क्या है? इन होती है, ठीक है ना। अब यहां सिंपली लिखोगे इन द शेड ऑफ द ट्री। प्रेपोजिशन जो है दिमाग खोल कर पढ़ने की चीज है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस एक बार जो है लिख दिया बस धड़ाधड़ इस्तेमाल करते जाओ। दिमाग ओपन रखो, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि पेड़ का डेंसिटी ऊपर है, इसकी छाया जो नीचे बनेगी ये एक एरिया, जितनी दूर में इसकी छाया होगी वो एक एरिया को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है ना। एरिया की जो प्रेपोजिशन है वो इन होती है, यहाँ पे इन ही सही है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता कोई भी। ये सेंटेंस देखते हैं, द बॉय वॉज सिटिंग, सॉरी स्टैंडिंग, द बॉय वॉज स्टैंडिंग, लड़का खड़ा था, द ट्री। यहाँ पे शेड वेड नहीं लिखे हैं, शेड लिखे होते तो एक एरिया बता सकते थे, यहाँ शेड हमने नहीं लिखा, ठीक है ना, सिर्फ ट्री लिखा। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल कि पेड़ ऊपर है,
और लड़का उसके नीचे यहाँ खड़ा है, मोहन, ठीक है ना, पेड़ के नीचे लड़का खड़ा है, तो अब पेड़ की जो डेंसिटी है वो वर्टिकल एक्सेस पे वो लड़का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब वर्टिकल एक्सेस पे अगर लड़का एग्जिस्ट कर रहा है तो वर्टिकल की प्रीपोजिशन क्या है, ओवर या अंडर। तो अब इस कंडीशन में क्या ओवर रख पाओगे? ओवर रखने का मतलब कि पेड़ के ऊपर चला जाएगा, और ये इलॉजिकल मीनिंग है, अंडर रखना पड़ेगा, अंडर द ट्री, ठीक है। यहां देखो, द मंकी लिव्ड, बंदर रहता था, मंकी लिव्ड, बंदर रहता था, द ट्री। अब यहां क्या करूं मैं, ऑन द ट्री रखें। अब देखो सिंपल स्थिति क्या है यहाँ पे, अगर ऑन रख दोगे तो इसका मतलब बंदर का जो वेट है वो पूरी तरह से पेड़ पे पड़ेगा। इसका मतलब ये ऊपरी सरफेस जो है ना, इस पे ये कैसे पॉसिबल है कि बंदर यहीं पे टिका रहेगा, जो ब्रांच अंदर रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या, बंदर यहाँ कहीं रहेगा। तो ये पूरा पेड़ जो है उस बंदर के रहने की एक एरिया को डिस्क्राइब करेगा, समझ रहे हो ना। अब ये पेड़ जो है उस बंदर के पूरे रहने की जगह की बात करेगा, वो एरिया हो गया उसका, उतने ही एरिया में वो रहता है। ऑन किसी हाल में नहीं रख पाओगे, ऑन इसलिए नहीं रख पाओगे क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है कि ये पेड़ का सबसे ऊपरी सिरा है वो एक पत्ते पे, वो कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरे पेड़ की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो पूरा पेड़ जितनी दूर में डेंसिटी है उसकी, वो पूरा एरिया है उसके रहने का, ठीक है ना। एरिया की प्रीपोजिशन क्या है, इन है, आपको यहाँ रखना पड़ेगा, द मंकी लिव्ड इन द ट्री। अब यहाँ पे इन के अलावा दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, वी हैव रिसीव्ड 3000 एप्लीकेशन, वी हैव रिसीव्ड डैश 3000 एप्लीकेशन। अब यहाँ मीनिंग देखो क्या है, वर्टिकल मोशन, कवर, ये सब तो साफ खत्म हो गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड सीक्वेंस से भी खत्म। मोर और लेस देन का मीनिंग है, मोर देन का मतलब ज्यादा, लेस देन का मतलब कम। अगर मोर देन, तुम्हें ये दिखाना है कि हमने रिसीव किया है 3000 से ज्यादा एप्लीकेशन, तो आप लिखोगे क्या, ओवर, ओवर 3000 एप्लीकेशंस लिखना पड़ेगा। अगर तुम ये दिखाना चाहते हो कि नहीं 3000 से कम एप्लीकेशन आए हैं, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, अंडर, अंडर 3000 एप्लीकेशंस। बात समझ रहे हो ना। अब यहां देखो, यू शुड नॉट ड्राइव, यू शुड नॉट ड्राइव, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, डैश 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का मतलब 80 किलोमीटर। अब यहां अच्छी बात है, ये आपको भी समझना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं हम यही दिखाना चाहते हैं कि 80 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी मत चलाना, नीचे सर। बात समझ रहे हो ना, यहाँ दोनों मीनिंग है, मोर और लेस की ही बात करनी है ना, या तो मोर देन रखोगे या फिर लेस देन करोगे। ध्यान से देखना, शुड नॉट ड्राइव लिखा है, शुड नॉट ड्राइव लिखा है, इसका मतलब आगे का जो लेवल है उसको क्रॉस करने से मना कर रहा है, ठीक है ना। तो आप सिंपल यहाँ लिख सकते हो, ओवर 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर जो स्पीड है उससे तुम आगे गाड़ी मत चलाओ। बात समझ रहे हो ना। अच्छा, अगर यहाँ पे हम अंडर रखना चाहें, यू शुड नॉट ड्राइव अंडर 80 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, कि तुम्हें इससे ज्यादा चलाना चाहिए, इससे कम मत चलाओ। मीनिंग बकवास हो जाएगा। मीनिंग भी जो है समझा कीजिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है ना। द टेम्परेचर वॉज, द टेम्परेचर वॉज, तापमान था। अब यहाँ तुम यही मीनिंग निकालना चाहते हो ना, मोर देन लेस देन करना चाहते हो। अगर यहाँ लिख दोगे मोर देन का मीनिंग निकालना चाहते हो तो इसका मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान था। अब ओवर रख दोगे, ओवर रख दोगे, इसका मतलब 15 डिग्री से ज्यादा था। अंडर रख दोगे, 15 डिग्री से कम था। लो, दोनों ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ओवर और अंडर, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। हाँ, एक चीज और है, यहाँ देखिए, ये डिग्री की बात कर लो और यहाँ पे इसकी बात कर लो, एक मीनिंग और भी है। अब मीनिंग वो दूसरा क्या है, आप जानते हो कि जो बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह होती है उसका एक स्केल भी है, स्केल भी है। तो स्केल की बात अगर करनी होगी तो वो एक स्टैंडर्ड होगा। अगर आप इस स्केल को ध्यान में रख के कोई बात कह रहे हो, ठीक है ना, मान लो कार में बैठे हुए हो, अब वहां पे स्केल तुम्हें दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो इसका मतलब तुम स्केल को रेफर कर रहे हो। लो, वहां पे अबव और बिलो भी सही हो जाएगा।
बात समझ रहे हो ना? ये चीजें जो है आपको समझनी पड़ेंगी थोड़े से ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में। चीजें जो है इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हम इन चीजों को बना रहे हैं, ठीक है ना? देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सा सेंटेंस सही है। हालांकि गलत तो सभी है, ठीक है ना? सही सेंटेंस लिख के हम टाइम खराब थोड़े करेंगे आपका कि नहीं नो एरर है, बात यही पे खत्म कर दो। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ आपको सिखाना ही है, ठीक है ना? अब एक बात समझना है, यहाँ पे इसमें कुछ एरर है इस 5 सेंटेंस में, प्रेपोजिशन पे ही बेस्ड है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी यहाँ अच्छे से, ठीक है ना? पहला सेंटेंस देखिएगा, वी शैल गो देयर बाय द बस। We shall go there by the bus। हम लोग बस से वहां जाएंगे। कुछ एरर आपको समझ में आ रहा है? कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? नहीं, गलत हो रहा है। इन विन कुछ नहीं, सिंपल एक बात समझ लीजिएगा, कभी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होगा जनरल सेंस में, ठीक है ना? जनरल सेंस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाई अगर रखोगे, बाई तो रखना ही है आपको, ठीक है ना? क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाई आता है। जनरल सेंस में बाई के साथ आप सीधे जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रखना, किसी भी डिटर्मिनर का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है ना? बाई बस, बाई कार, बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई टैक्सी, ये सब लिखा होता है। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट और है, द यहाँ पे आर्टिकल है जिसको आप डिटर्मिनर भी कहते हो। अगर तुम चाहते ही हो कि नहीं हम किसी डिटर्मिनर को रखेंगे, तो फिर यहां से बाई को रिमूव करना होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, आई केम इन ए न्यू कार, ठीक है ना? अब यहां देखो, इन यहां लिख दिए ना, इन लिख दिए, देखो अब डिटर्मिनर यहां सही हो गया, ठीक है ना? ही वेंट देयर इन द न्यू बस। देखो यहाँ पे द का यूज हम कर लिए हैं ना न्यू बस के साथ, देखो प्रपोजिशन चेंज हो गया। जनरल सेंस में लिखोगे तो सिर्फ बाई ही रखना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे एडजेक्टिव का यूज कर लो तो प्रपोजिशन चेंज करके, यहाँ देखो इन, यहाँ भी इन, आपको ये एडजेक्टिव यहाँ रख के डिटर्मिनर का यूज कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जनरल सेंस में बाई के साथ आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर रखना चाहते हैं तो उसके साथ किसी तरह का डिटर्मिनर नहीं आएगा। अगर किसी एडजेक्टिव को रख देते हो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, जैसे कार के साथ न्यू, बस के साथ न्यू, देखो अब ये द यहाँ सही हो गया, यहाँ पे ए सही हो गया, ठीक है? ये चीज समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखना, द स्टूडेंट वेंट टू स्कूल, स्टूडेंट जो है विद्यालय चला गया, ठीक है? दो बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद, ठीक है? अब जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, ये चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ये जो दो होता है ना, दो जो होता है, दो और ऑल दो, ये दोनों जो है बेसिकली कंजंक्शन होते हैं, ठीक है? अच्छा, कंजंक्शन अगर होते हैं तो ये कौन से कंजंक्शन है? ये कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जाहिर है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का अगर इस्तेमाल करोगे तो इसके बाद आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज देना पड़ेगा, ठीक है? जो कि हम देख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो ही नहीं सकता। क्लॉज की परिभाषा क्या है? क्लॉज की परिभाषा ये नहीं है कि जो सेंटेंस का बड़ा पार्ट होता है वो क्लॉज होता है और जो छोटा पार्ट होता है वो फ्रेज होता है। ये डेफिनेशन नहीं है क्लॉज का। क्लॉज का डेफिनेशन ये है कि उसमें सेंटेंस का एक पार्ट होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की उपस्थिति जरूरी है। यहाँ ना तो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं और ना ही वर्ब देख रहे हैं, ठीक है ना? वर्ब बीइंग नहीं है। सिंपल आप ये समझ लो कि बी का जो इस्तेमाल किया गया है उसी के आईएनजी फॉर्म के रूप में बीइंग हम यूज किए हैं यहाँ पे। तो बी का आईएनजी फॉर्म जो बीइंग रखे हो बिना सब्जेक्ट के, ये तो जेरंड हो जाएगा। तो जेरंड अगर होगा यहाँ पे तो जेरंड आप किसके बाद रखोगे? प्रेपोजिशन के बाद कि कंजंक्शन के बाद? प्रेपोजिशन के बाद। लेकिन यहाँ दो रख दिया कंजंक्शन। अच्छा, दो यहाँ रखा क्यों गया? दो यहाँ इसलिए शायद रख दिया गया क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट का कंजंक्शन होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक पार्ट में जो कुछ कहा जाएगा उसका ठीक अपोजिट दूसरे पार्ट में कहा जाएगा। अब कॉन्ट्रास्ट का हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए, कॉन्ट्रास्ट का प्रेपोजिशन चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रास्ट की हमारे पास दो प्रेपोजिशन होती है। एक होता है इन स्पाइट ऑफ और दूसरा है डिस्पाइट। ये दोनों हमारी कॉन्ट्रास्ट की प्रेपोजिशन है, ठीक है ना? यहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो स्टूडेंट है वो विद्यालय चला गया थके होने के बावजूद।
तो यहाँ 2 को काट कर यहाँ आप या तो डिस्पाइट रख लो, ठीक है ना, या फिर इन स्पाइट ऑफ रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, डिस्पाइट के साथ ऑफ मत रख देना, इस तरह का एरर कई बार पूछा है, डिस्पाइट के बाद ऑफ दे देगा, इस तरह से आप बचेंगे इस एरर को करने से। अब यहाँ देखो, देयर वाज अ टेम्पल अक्रॉस ऑफ द रिवर, ठीक है, एक मंदिर था नदी के उस पार, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि अक्रॉस जो है, अक्रॉस में पढ़ा चुका हूं, ऑन द अदर साइड ऑफ, ठीक है। तो ऑन द अदर साइड ऑफ जब इसका मीनिंग है ही ये प्रेपोजिशन है, आप लोगों को कई बार बता चुका हूं मैं इन लेक्चर्स में कि प्रेपोजिशन के डायरेक्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो द रिवर हो जाना था, ऑफ यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, आई लाइक माई पेरेंट्स, सेंटेंस सिर्फ इतना अगर मान लो तो ये सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे है आर लेबोरियस। अब जो आर लेबोरियस है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ब से शुरुआत हुई है, वर्ब से शुरुआत हुई है तो इसका मतलब ये प्रेडिकेट है। अब अगर ये प्रेडिकेट है तो इसका सब्जेक्ट तो कोई होगा ही। मान लो तुम्हारे कहे अनुसार हम इसी को सब्जेक्ट मान लें तो माई पेरेंट्स आर लेबोरियस, यहां से भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अब इसी से सेंटेंस तुम कंप्लीट कर लोगे तो आई लाइक, फिर ये गलत हो जाएगा यहाँ से। कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं वो यही है कि लाइक जो है यहाँ वर्ब नहीं है, ये है प्रेपोजिशन। लाइक जो है होती है क्या, प्रेपोजिशन भी होती है। और आप तो जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सुना है कभी? कभी नहीं होता। प्रेपोजिशन के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा, ठीक है ना। ये प्रेपोजिशन के बाद माय पेरेंट्स ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, आर गलत। तो अब किसके अनुसार रखें? प्रेपोजिशन के पहले जो आता है उसके अनुसार हम वर्ब रखते हैं। तो आई के साथ यहाँ आर तो गलत हो गया, आई एम लेबोरियस। इस चीज को और थोड़ा अच्छे से आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लो हम यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही all his friends gone to America. He with all his friends gone to America. ठीक है, gone रखा है, ऑप्शन तुम्हारे पास है has और have, दो ऑप्शन है आपके पास। अब एक चीज समझना, with all, with जो लिखा है ना, with preposition है, अगर ये प्रेपोजिशन है तो ऑल हिज फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब रख नहीं पाओगे, तो अब इसके सब्जेक्ट के अनुसार ही रखना पड़ेगा ना। ही के साथ आप हैव नहीं दे पाओगे, हैज दे पाओगे। ये सही हो गया तुम्हारा। यही चीज है यहाँ पे आपको समझना था, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, दिस इज माई सीट, यह मेरी सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा दिया है स्टॉपेज के लिए, ठीक है ना। आई रिजर्व्ड इट, मैंने रिजर्व किया है इसे, मैंने इसे रिजर्व किया। तो पूछा जाएगा ना कब रिजर्व किया, पूछा जाएगा ना। फिर से समझ लो यहां से, दिस इज माई सीट, यह मेरी सीट है। आई रिजर्व्ड इट, मैंने रिजर्व किया था इसे। तो पूछा जाएगा ना कब रिजर्व किया था, तो जवाब क्या मिला, फर्स्ट, पहले रिसीव किया मैंने। तो अगर ये टाइम का रेफरेंस है, व्हेन का रेफरेंस है, तो व्हेन तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। व्हेन का अगर रेफरेंस दे रहा है तब तो ये एडवर्ब होगा ना। अगर हम इसको एडवर्ब मान लें, अगर हम इसको एडवर्ब मान लें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एट लिखा हुआ है। एट तो आपकी प्रेपोजिशन होती है। तो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे बात समझना, बहुत सीरियस बात है ये। ऑब्जेक्ट के रूप में आप या तो नाउन रख पाओगे या फिर प्रोनाउन रख पाओगे, यही दो ऑप्शन है ना आपके पास। क्या कभी सुना है कि एडवर्ब भी ऑब्जेक्ट बन सकता है? कभी नहीं। तो इसका मतलब इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये एडवर्ब नहीं बन सकता। एट हटाइए, क्योंकि फर्स्ट जो है वो एक एडवर्ब है, फर्स्ट जो है वो एक एडवर्ब है। इस रिजर्व की क्वालिटी बताने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रेपोजिशन का यूज करना यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए एट फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, फर्स्ट का जो इस्तेमाल है, फर्स्ट का जो प्रयोग है, वो करते हुए जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अब यहाँ कुछ चीजें और है इसी फर्स्ट और एट फर्स्ट को लेकर। एट फर्स्ट जो है एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है अर्लियर,
अर्लियर का मतलब पहले, इट रेफर्स टू ए पास्ट टाइम, ठीक है ना। अब हमारे पास एक और वर्ड है फर्स्ट, फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये दिखाता है क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब है कि एक घटना पहले होगी, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा, ठीक है ना। इन चीजों को आप इस तरह से नहीं समझ पाओगे जब तक आपको एग्जांपल ना दिया जाए। अब यहां देखो, यू वर नॉट सो कॉन्फिडेंट, यू वर नॉट सो कॉन्फिडेंट, तुम इतने आत्मविश्वासी नहीं थे। वर लगा है ना, ये रेफरेंस पास्ट का है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का रेफरेंस है, तो इसका मतलब तुम कौन सा मीनिंग निकालना चाहते हो, अर्लियर का मीनिंग निकालना चाहते हो ना। इससे जस्ट पहले वाले सेंटेंस में एट का यूज गलत हो गया था, अब यहाँ एट का यूज सही हो जाएगा, एट फर्स्ट, क्योंकि यहाँ एट फर्स्ट एक फ्रेज की तरह आ रहा है और इस एट फर्स्ट का मतलब क्या है, पहले, अर्लियर कहना ये चाहते हो। क्योंकि वर यहाँ पे दे रखा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सेंटेंस में कुछ न कुछ छिपा जरूर है डिकोड करने के लिए। अर्लियर दे दिया, वर लिखा है, तो ये पास्ट का इवेंट जरूर होगा, तो पास्ट का इवेंट है तो अर्लियर का ही सेंस निकालना था ना, लो एट फर्स्ट लिख लिया। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर यहाँ पे देखो इस चीज, आई शैल थैंक द ऑडियंस, मैं दर्शकों का अभिवादन करूंगा, बिफोर डिलीवरिंग माई स्पीच, अपना भाषण देने से पहले। अब देखो क्या किया गया है, पहले थैंक करूंगा सबको, उसके बाद भाषण स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, यहाँ पे एक पहले काम होगा, उसके बाद दूसरा काम होगा, तो यहाँ पे यही मीनिंग निकालना चाहता हूँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है, फर्स्टली भी सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल भी सही है, यहाँ पे आप चाहो तो तीनों रख लोगे। लेकिन अब यहाँ देखो, मैन वुड एक रॉ मीट, इंसान कच्चा मांस खाता था, एंड वाइल्ड रूट्स, और जंगली जड़ खाता था, पेड़ पौधों का जड़ खाता था। ये कब की बात हो रही है, एंशिएंट टाइम की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इवेंट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स की अगर बात कर रहे हो तो यही मीनिंग कन्वे करना चाहते हो ना। अब लो यहाँ पे एट फर्स्ट लिखना पड़ेगा तुमको। कुल मिलाकर एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आपको, देयर इज नो फिक्सिटी इन टर्म्स ऑफ यूजिंग प्रेपोजिशंस, इट इज जस्ट द बैड थिंग रेस्टिंग इन आवर ब्रेन, ठीक है ना। कोई भी चीज फिक्स हो सकती है लेकिन प्रेपोजिशन कभी फिक्स नहीं होगी। द मोमेंट वी चेंज द कॉन्टेक्स्ट वी शैल हैव टू चेंज द प्रेपोजिशन ऑल्सो, ठीक है ना। विद दिस आई ब्रिंग एन एंड टू माई लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।